अच्छा, तो शेख साहब बताइए, आज की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किन इश्यूज को लेकर है ये? बात यह है कि मैं तो एक दो दिन के लिए यहाँ डोडा और भद्रवा के दौरे पर आया था, और इस दौरान में आज ही मुल्क भर में 5 रियासतों के जो चुनाव हुए थे तो उस पर भी अ, उसके रिजल्ट्स भी आज ही आ रहे हैं। काउंटिंग जारी है। और ऐसी हालत में इस वक्त सवाल ये नहीं है कि वहाँ कौन पार्टी जीतती है और कौन हारती है। सवाल ये है कि जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जमहूरी अदारे जितने हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। और जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर है, तो जिस तरीके से मशीनें वगैरह पकड़ी जा रही हैं बाहर, और जो अंदाज़ा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें गड़बड़ के 100% अमकानात हैं। और इसी तरीके से इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट थी, और सुप्रीम कोर्ट में दो साल से एक मामला चल रहा है 370 के बारे में। जिन लोगों ने चैलेंज किया है इनको, उनके लिए रिपब्लिक भारत टीवी वाले के लिए ज़मानत के लिए रात को बैठना जजों को ज़रूरी है, लेकिन यहाँ 1.5 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, और यहाँ जमहूरियत के मुस्तकबिल का सवाल है। वो उसके लिए उनको कोई सुप्रीम कोर्ट के लिए ये ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मैंने पहले ज़िक्र कर दिया। और इन सब चीज़ों पर जो है चेक होता है मीडिया का। मीडिया पहले ही लगभग 90% जो है वो तो कैपिटलिस्टों के हाथ में चला गया है। वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के हाथ में चला गया है, और उनके 1.5 दर्जन 2 दर्जन हर लैंग्वेज में स्टेशन चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है। और ऐसी हालत में जो इन्वेस्टिगेटिव एक जर्नलिज्म था उसका खात्मा हो गया है, और जो वाचडॉग का काम मीडिया ने करना था, इन सब चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान दिलवाना था और दुनिया का ध्यान खींचना था, तो वो जो खुद ही एक पार्शल हो गया है। और उस अंदाज से मुझे लगता है कि जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है वो डेंजर में है। दूसरी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये रियासतों को मिलाकर एक मुल्क बनाया है। उसमें यह नहीं लिखा है कि ये एक मुल्क है और ये रियासतें जो हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, बल्कि उसमें यह कहा गया है इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये तो रियासतों को मिलाकर एक मुल्क बना है, तो रियासतों के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। और आजकल रियासतों के सारे इख्तियारात जो है मरकज़ ने संभाल रखे हैं। न सिर्फ ये कि 370 को हटाने के लिए यहाँ की असेंबली को जो पूछना था, उनकी कंसेंट लेना ज़रूरी था, वो तक ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको पहले ही तहलील कर दिया। और एक सेंटर की तरफ से नॉमिनेटेड गवर्नर की तरफ से रिकमेंडेशन लेकर के यहाँ न सिर्फ 370 दफ़ा को हटाया, 35A को हटाया, बल्कि उन्होंने तो इसको रियासत के दर्जे से एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। और ऐसी हालत में जो यहाँ का फेडरल सिस्टम है, डेमोक्रेसी और फेडरल सिस्टम दोनों खतरे में हैं। तो ऐसी हालत में अब अगर GST लगाया है तो सेंटर ने सब रियासतों को कहा दिया कि हम आपको बाद में हिस्सा दे देंगे, लेकिन हमें वसूल करने दो। इसी तरीके से अगरचे कोई लॉकडाउन लगाया है तो सेंटर फैसला करता है, 4 घंटे के नोटिस में सेंटर फैसला कर लेता है और प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर देता है और पूरे मुल्क में लॉकडाउन लागू कर दिया जाता है। लोग पैदल रास्ते में मरते हैं, लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो जाते हैं, लोगों का कारोबार जो है रोज़ाना के लेबर का जो कारोबार है वो ख़त्म हो जाता है। और इस मामले में जो रियासतों के इख्तियारात हैं उनको छीनने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो एक तरह से दूसरा ख़तरा है जमहूरियत के लिए। फेडरल सिस्टम भी खतरे में है, डेमोक्रेसी भी खतरे में है, और जो रियासतों के इख्तियारात में इंक्रोचमेंट हो रही है और उनके इख्तियारात सारे सेंटर ले जा रहा है, ये एक तानाशाही यहाँ पर लाई जा रही है। और यहाँ का डेमोक्रेसी जो है ये सिस्टम ही सारा खतरे में है। ऐसी हालत में जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता और कोई अदारा जो है, मीडिया जो है, इसका एक तरफा तौर पर रिपोर्टिंग करता है और
वो चंद सरमायादारों की वकालत करता है, जिनको सरमायादारों को गवर्नमेंट से फ़ायदे लेने हैं और जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर रखा है। तो ये सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खतरे में है। और यहाँ तो सबसे पहले डेमोक्रेसी को बहाल करना ज़रूरी है इस मुल्क के अंदर। जहाँ तक इंटरनेशनल का सवाल है, वहाँ तो मैं समझता हूँ कि रूस के सदर पुतिन और अमेरिकन के सदर जो है बाइडेन साहब, तो उन पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलना चाहिए कि जिस तरीके से ये यूक्रेन को जिस तरीके से उन्होंने तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया और जिस तरह से लोगों को मारना शुरू कर दिया है, तो ये एक तरह का एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और ऐसी हालत में मुझे लगता है कि उन दो पर तो इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, और अगर उनके साथ कोई दूसरे भी हवारी हैं उनके, तो उनको भी उसमें मुलजिम शामिल किया जाना चाहिए। और रहा सवाल यहाँ लोकल की बात, तो मैं बड़ी बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, लेकिन छोटी बातों में तो यहाँ एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है। डिलिमिटेशन कमीशन का मैं 2 बार रियासत का असेंबली मेंबर होने के नाते उसका एसोसिएट मेंबर नामजद था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। एसोसिएट मेंबर के तौर पर मुझे सारे रूल्स का पता है, और सबसे पहले तो गवर्नमेंट से जो फिगर्स लेकर के, फैक्ट्स एंड फिगर्स लेकर के बाद, तो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन जो है, ये डिलिमिटेशन कमीशन, तो वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल शाया करता है और पब्लिक की ओपिनियन मांगता है उसमें। और पब्लिक की ओपिनियन जो आती है, जो मेमोरेंडम आते हैं, फिर वो विज़िट करके उनको हेयरिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि इसमें किसमें क्या सच्चाई है, और उसके बाद उनकी फाइनल रिपोर्ट आती है। लेकिन यहाँ तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना दिया गया है जो एक सियासी पार्टी ने, रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी ने जो दिया हुआ है, तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काट छाँट की जा रही है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, तो यहाँ इंदरवाल पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अब उसका नाम मुगल मैदान कर दिया। लेकिन मुगल मैदान में इसके बीच में किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। अगर आपको बंजवा से चलना हो, जो कि किश्तवाड़ का हिस्सा है, बंजवा से जो इंदरवाल का हिस्सा है, तो उसको आपको बीच में से किश्तवाड़ क्रॉस करके तो फिर जाना है। कंटिन्यूटी जो है, जो तसलसल है आपस में इलाकों का, तो वो मिलना चाहिए। उसके कम्युनिकेशन के मीन्स देख रहे हैं, क्योंकि असली बात तो फैसिलिटेट करना है वोटर को वोट डालने के लिए, और उसको वो फैसिलिटीज़ देनी है। कहीं पर तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी उनके इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन कहीं पर तो लोगों को सैकड़ों मील सफ़र करने के बाद, सैकड़ों किलोमीटर सफ़र करने के बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ता है, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी को क्रॉस करके तो फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी हालत में ये सारा फ्रॉड है। इंडिया में डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल ख़तरे में है, और तमाम इंटेलेक्चुअल्स को मैं अपील करता हूँ, और मीडिया को भी अपील करता हूँ कि वो अपनी फ़र्ज़ को समझाएँ, वो समझें और लोगों को गाइड करें। और यहाँ तो एक बड़ी तहरीक की ज़रूरत है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, और अगर इस बात से हमने एतराफ़ नहीं किया तो इस मुल्क में खाना जंगी भी हो सकती है, इस मुल्क के टुकड़े भी हो सकते हैं, इस मुल्क के तरह तरह के इसके ऊपर ख़तरे भी लाक हो सकते हैं, पड़ोसी मुल्कों की नज़र भी इस पर रह सकती है, और यहाँ इस मुल्क की तबाही जो है यूक्रेन की तरह तबाही हो जाएगी। हिंदुस्तान की भी अगर इस वक्त रहते हुए हमने इसको अपना रोल अदा नहीं किया, और ख़ास तौर पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो क्रिएशन जहाँ से डेमोक्रेसी होती है, इलेक्शन कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट है या मीडिया है, अगर ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वो एक पार्टी की तर्जमान बन जाएं, और उस मुल्क में डेमोक्रेसी जो है वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि मुल्क के अंदर फिर हाथ डेमोक्रेसी बचाने की ज़रूरत है। अगर डेमोक्रेसी नहीं बची तो ये इस मुल्क में खाना जंगी भी हो सकती है, इस मुल्क में सिविल वार भी हो सकती है, इस मुल्क के टुकड़े भी हो सकते हैं, और इस मुल्क के अंदर तरह तरह के मुखालफों के जो है आसपास की दुश्मन मुल्क जो हैं उनका कब्ज़ा भी हो सकता है। ऐसी हालत में नाजुक दौर से गुज़र रहा है मुल्क,
और इसमें ये सवाल नहीं है कि आज के रिजल्ट्स क्या आते हैं 5 रियासतों के, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी बचती है कि नहीं बचती। अगर बैलेट मशीनें जो हैं वो EVM मिलती हैं और उसका कोई नोटिस नहीं लेता, इलेक्शन कमीशन नोटिस नहीं लेता, और जिनको के EVM के ऊपर उसमें से किसी को उतरने की इजाज़त नहीं होती, जिसमें जो चढ़ाई होती है उसमें बोर्ड लग जाता है कि ये EVMs हैं, इसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, इसमें कोई उतर नहीं सकता, और उसके साथ सिक्योरिटी होती है, और वो सिक्योरिटी कहाँ थी, और EVM जो हैं वो लोग पकड़ लेते हैं, कचरे में से मिल जाती हैं, कचरे में कई मशीनें मिल जाती हैं। तो ये EVM है, ये मजाक है, या डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि मुल्क की डेमोक्रेसी के जो खैरख्वाह हैं उन लोगों को यकजा होकर के, इकट्ठे होकर के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और जो डेमोक्रेसी और जिसकी बुनियाद सेकुलरिज्म पर हो, जिसकी बुनियाद जो है वो इक्वलिटी पर हो, और राइट टू वोट जो है उसकी वैल्यू बराबर की हो, हर एक को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं किया गया तो ये डेमोक्रेसी यहाँ बरकरार नहीं रहे, ना फेडरलिस्ट सिस्टम रहेगा, और इस तरीके से ना यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन काम करेगा। डिलिमिटेशन जो है वो एक पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक अगर होगी तो इसको अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली इस मुल्क के अंदर जो है सिविल वार हो जाएगी। अच्छा शेख साहब, अगर हम भद्रवा की बात करें तो भद्रवा में जो कुछ इलाके काट दिए गए हैं बलेसा के, और कुछ इलाके जोड़ दिए गए हैं, तो अगर भद्रवा की बात करें तो क्या समझते हैं आप, भद्रवा को किस एंगल से इन्होंने पेश किया है, क्या इसमें किया है बीजेपी? नहीं, इन्होंने तो पूरी तरह से ये देखा है कि बीजेपी कहाँ जीतती है, वो फिरका परस्ती का प्रचार करके कहाँ लोगों को, जो ओपनली अगर योगी जी कहते हैं और अमित शाह कहते हैं कि ये मुकाबला 80 और 20 के दरमियान है, तो इसका मतलब ये कि फिरकादाराना तो अप्रोच है, और ये इलेक्शन में बिल्कुल अलाउ नहीं है, इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और मैं समझता हूँ अगर इतने बड़े लोग जो हैं उनको नहीं पूछताछ होगी और उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, उनको उसके लिए जवाबदार नहीं ठहराया जाएगा, तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी को बचाना बहुत मुश्किल है। तो इलेक्शन जो ही ऐसा माना जा रहा था कि पेट्रोल के रेट कुछ कम हुए थे, गैस का रेट कम हुआ था, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 10 तारीख यानी आज के बाद फिर से रेट चढ़ेंगे। तो क्या समझते हैं कि पेट्रोल का नीचे भाव करना या अब दोबारा से चढ़ जाएंगे, ये एक इलेक्शन ट्रेंड? सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, इस वक्त इस मुल्क के ऊपर सरमायादाराना निज़ाम ठोंसा जा रहा है, और 2 गुजराती पॉलिटिशियन जो हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, उनको वो सियासी फैसले लेते हैं, और उन पर कंट्रोल जो है वो गौतम अडानी का और मुकेश अंबानी का है। जो सरमायादार चाहता है वही पॉलिसियाँ बन रही हैं, और इस मुल्क का अंत जो है उसमें डेमोक्रेसी तो बचेगी ही नहीं, और यहाँ सिविल राइट्स बचेंगी नहीं, और यहाँ किसी तरह की कोई मुल्क की यकजहती बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाएगी। सब ऐसा माना जा रहा था जब नोटबंदी हुई थी या फिर दूसरे फैसले जो भारतीय जनता पार्टी ने लिए थे, जो मुल्क के कहीं ना कहीं खिलाफ फैसले थे, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ये दावा करती है कि हम जो फैसले लेते हैं वो आवाम के हित में होते हैं। तो आप इनको किस नज़र से देखते हैं? देखिए ना, इन्होंने जिस तरीके से फंक्शनिंग शुरू की है वो एक तरह से कम्युनल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रो कैपिटलिस्ट है, और वो मुल्क के लिए एक बड़ा ख़तरा है। मुल्क में डेमोक्रेसी बचाना बुनियादी बात है, मुल्क की यकजहती बचाना एक बुनियादी बात है, और उसके बाद मुल्क के अंदर सिविल राइट्स को बचाना बुनियादी बात है। और इसमें अगर यहाँ का मीडिया नहीं जागा और यहाँ की जो अदारे हैं उन्होंने फंक्शन करनी, सुप्रीम कोर्ट ने फंक्शन करना शुरू नहीं किया, और यहाँ अगर इलेक्शन कमिश्नर इम्पार्शल नहीं रहा और उसने इसी तरीके से EVM मशीनें जो हैं वो कचरे में मिलने लगी और गाड़ियों की गाड़ियाँ पकड़ी जाने लगी और वो भाग जाते हैं लोग, और उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी के बिना वो मूव कर रहे हैं, तो ये सारा एक मजाक बन गया है और मुल्क का मुस्तकबिल बड़े ख़तरे में है, इसको बचाने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक हमें याद है जब आखिरी लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, जिस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आई थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि EVM मशीनों में कोई गड़बड़ हो रही है। जैसा कि आपने आज भी कहा कि EVM मशीनें जो जगह जगह पर जो पाई गई,
तो क्या समझते हैं आप, जैसे तरक्की याफ्ता अमेरिका हो, रूस हो, वहां पर अभी भी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप समझते हैं कि मशीन से बेहतर है कि बैलेट सिस्टम लाया जाए? बिल्कुल। हम क्या, मैं तो उस चीज़ का कायल हूँ, बल्कि मैंने तो सेमिनार्स के अंदर हिस्सा लिया है, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, और जिन लोगों ने ये साबित करके दिखाया है कि ये मशीन जो है ये मैनेज की जा सकती है, जो स्टाफ के लोग हों उनको इस तरह के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से ये बंगलिंग करनी है और किस तरीके से ये एक डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना है और अपने मनपसंद लोगों को कामयाब करना है। और ऐसी हालत में ये सिस्टम तो बदलने की ज़रूरत है ही, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो इख्तियारात हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर है या सुप्रीम कोर्ट है, तो उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं, जब भी नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं, वो पाकिस्तान को या छोटे मुल्कों को बोलते हैं कि ये देखिए, इनको अपने भारत को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, आपने समझते हैं कि भारत का इस वक्त मुस्तकबिल जो है वो अमेरिका के साथ कंपेयर करने का, या रूस या जर्मनी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ कंपेयर करने का है? तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके खाली नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं? वो तो है ही कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और उसको फिरका तराना लाइनों पर चलाना चाहते हैं। और वो चूँकि आरएसएस जो है नागपुर जिसका सेंटर है, वहाँ से जो गाइडेंस होती है उसी पर अमल हो रहा है। और लेकिन इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो मुतहद नहीं होते। और जो एक तरह से सोशलिस्ट यूनिटी फोरम बना है जिसका मैं एडवाइज़र हूँ, 4 एडवाइज़र बनाए हैं, एक मुंबई से हैं, एक दिल्ली से हैं, एक लखनऊ से हैं और एक मैं हूँ, एक कलकत्ता से हैं, 5 एडवाइज़र हैं। तो उसमें उन एडवाइसेस के मुताबिक हमने एक रिपोर्ट शाया की है। तो उसके मुताबिक अगर अमल नहीं किया गया तो यहाँ पर डेमोक्रेसी और इस मुल्क का फ्यूचर ख़तरे में है, इस मुल्क के अंदर इसकी यकजहती ख़तरे में है। और चीन जो सबसे बड़ा ख़तरा है हमारे सामने, लेकिन चीन के बारे में अगर पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर आकर के, वो कहते हैं 1 इंच पर भी कब्जा नहीं है, तो फिर तुम्हारे आदमी क्यों मारे गए, फिर उसने सड़क क्यों बनाई हमारे जम्मू कश्मीर के इलाके में, फिर उन्होंने इतने आदमी क्यों मारे गए हमारे वहाँ और उनके भी मारे गए। तो इस हालत में मैं समझता हूँ कि चीन से ये खतरा जो है उससे आंखें बंद कर रहे हैं और सबसे बड़े खतरे को ये पाकिस्तान को बताते हैं और इससे कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो क्या समझते हैं अब क्या उपाय है? क्योंकि अगर नेशनल पार्टीज की बात करें तो कांग्रेस जो है दिन ब दिन उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। कांग्रेस जो हर स्टेट में जो है डिक्लाइन की कगार पे आ गई है। तो क्या समझते हैं, क्या विकल्प क्या है लोगों के पास? कांग्रेस के बिना दूसरी पार्टियों को अगर हम मिला भी दें तो भी कांग्रेस का शमूलियत करना ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस की एक बैकग्राउंड है और कांग्रेस का एक जो इतिहास है पुराना, तो उसको हमें सामने रखते हुए उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के अंदर अगर एक पार्टी का रूल है, मैंने कांग्रेसियों को जितने मशवरे दिए, आज वो कहते हैं कि आपने ठीक कहा था, लेकिन उस वक्त नहीं किया। मैंने कहा था इनको कि पिछले चुनाव के अंदर जो 2019 में हुए, उन चुनाव में मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट तो आप राहुल गांधी जी को रख लीजिए, लेकिन आप जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर हैं खड़गे, उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आगे कर दीजिए। तो मुझे पूछा कांग्रेसियों ने कि आप ये नाम कहाँ से आपने लाया? मैंने कहा जी एक बात ये है कि साउथ की जो 5 रियासतें हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्रा और कर्नाटका और ये स्टेट्स हैं, ये तो हमेशा नाराज़ हैं कि यूपी वाले हम पर हुकूमत करते हैं। यूपी के ही प्राइम मिनिस्टर बने या गुजरात से बने, ये 2 प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि एक तरह से जो इस सारे चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। और अगर इसके लिए सब पार्टियाँ मिलकर कोशिश नहीं करती और इसके अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल जो हैं वो अपना हिस्सा नहीं डालते, तो खड़गे के बारे में मैंने दूसरी बात कही थी उनको कि साउथ की सपोर्ट आपको मिलेगी, नॉर्थ में भी शेड्यूल कास्ट तबका, चूँकि वो शेड्यूल कास्ट हैं मिस्टर खड़गे, तो इसलिए शेड्यूल कास्ट का वोट आपके पास आ जाएगा। इसके साथ ही खड़गे जो है वो राहुल गांधी की तरह नया आदमी नहीं है, और वो आंध्र प्रदेश में मिनिस्टर रहा है
और वो सेंटर में मिनिस्टर रहा है और वो अपोजिशन का लीडर रहा है। वो एक गलत बातें नहीं करेगा, जैसे कभी राहुल गांधी कोई कागज़ फाड़ कर फेंक देता है स्टेज से, कभी कभी कुछ करता है। तो मैंने इनको जितने मशवरे दिए हैं आज ये याद करते हैं। इनके काफ़ी लोग मुझसे मिलते हैं, वो कहते हैं, मुझे टेलीफोन करते हैं, कहते हैं कि आपने जो खड़गे का मशवरा दिया था, अगर ये मशवरा मान लिया होता, ये नेहरू फैमिली से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इस चीज़ में से इनको थोड़ा सा अपने आप को अमेंड करना पड़ेगा, तब जाकर के मुल्क के अंदर सब तमाम पार्टियों का इत्तेहाद होगा और तब जाकर यहाँ इनकलाब आ सकता है और जमहूरियत बहाल हो सकती है। ठीक है, तो आखिरी सवाल है कि आप कांग्रेस पे सवाल करता हूँ मैं, क्योंकि पंजाब में भी कांग्रेस ही वहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त लीड कर रही है, तो क्या समझते हैं आपकी कांग्रेस का वक्त आ गया है कि मेजर चेंजेस लानी चाहिए उनको अगर पार्टी को स्टेबल करना है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को एक फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना चाहिए और उसको बाकी लोगों को साथ मिलकर, क्योंकि अकेले तो वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने तो कम्युनल कार्ड खेलना है और उससे कांग्रेस जो है उसको हमेशा डिफीट होती रहेगी। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि वो बाकी पार्टियों की जितनी सोशलिस्ट और सेकुलर पार्टियां हैं, इन सब लोगों के सपोर्ट हासिल करने के बाद और रीजनल पार्टीज़ की सपोर्ट लेने के बाद, ममता बनर्जी की सपोर्ट लेने के बाद, अखिलेश यादव की सपोर्ट लेने के बाद और साउथ की रियासतों की सपोर्ट लेने के बाद और यहाँ पर एक बदलाव की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये मुल्क खतरे में डूब रहा है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा शेख साहब, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल, हम तो मेन स्ट्रीम पार्टी के लोग रहे हैं और हमने रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के साथ इल्हाक को इनकार किया था। हमने ये कहा था, हमारे लीडर शेख अब्दुल्ला साहब ने भी तब ये कहा था कि हम एक जिसको सेक्टेरियन मुल्क के साथ नहीं चल सकते, हम एक लिबरल मुल्क के साथ चल सकते हैं, एक सेकुलर मुल्क के साथ चल सकते हैं और हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हमने इल्हाक किया था। लेकिन अगर यही सिलसिला रहा और रीजनल फोर्सेस को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता रहा तो जम्मू कश्मीर का भी हिंदुस्तान के साथ रहना मुश्किल है। और ऐसी हालत में एक सेनेटोरियम बना करके इसको चलाया जा सकता है, जिस पर आसपास के सभी मुल्क जो है इसकी गारंटी दें, इसकी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दें और यहाँ पर डेमोक्रेसी बहाल की जाए। ये एक रास्ता है जम्मू कश्मीर का, दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। शेख साहब बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने अपना चीफ मिनिस्टर लाना है, तो जैसे कि आपने कहा कि डिलिमिटेशन उन्होंने अपने हिसाब से फ्रेम की है, तो क्या समझते हैं आपके बीजेपी जो कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में अपना चीफ मिनिस्टर लाना है, तो इस डिलिमिटेशन को देखकर आप क्या समझते हैं कि वाकई? देखिए, एक तो इनको कश्मीर में जहाँ बहुमत है, जहाँ एक तरह से मेजॉरिटी है, तो कश्मीर में इनका कोई मेंबर कामयाब नहीं हो सकता। और जम्मू में भी ये चिनाब वैली है और पीर पंचाल का एरिया है, जिसमें रियासी का डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है। रियासी, रजौरी और पुंछ 3 ज़िले पड़ते हैं और 3 ये ज़िले पड़ते हैं, किश्तवाड़ और डोडा और भदरवा। यहाँ पर भी इनको पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकती। और ऐसी हालत में यहाँ लेकिन दीगर पार्टियों को भी सोच समझ कर चलना पड़ेगा कि वो वोटों की तकसीम ऐसी न कर लें जिससे बीजेपी फ़ायदा उठाए। तो ऐसी हालत में बीजेपी के यहाँ पावर में आना ही नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने सजाद लोन को भी कहा और अल्ताफ़ बुखारी को भी कह रहे हैं। और ये पुराने जो मिनिस्टर हैं, जिनमें आज़ाद साहब का नाम भी आता है और जिनमें फारूक साहब का नाम भी आता है, जिनमें दूसरे लोगों का नाम भी आता है, इनके पुराने केसेस जो इनके करप्शन केसेस हैं या जिनके स्कैंडल्स हैं, ये इनको कहते हैं कि ये आपके केस बिल्कुल तैयार है, अगर आपने या तो बीजेपी में आ जाइए या तो आप जेल जाइए। तो ये इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐलान ये कहा है, हमने कहा हमारा भी कोई केस निकालो, लेकिन है ही नहीं। इसलिए हमने जो साधुपना किया और दरवेशी की हालत में मुल्क की खिदमत की है, तो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। लेकिन जितने पावर में रहे हैं, इन लोगों की एक कमज़ोरी ये है कि जो भी पावर में आता है और उसके बाद उसके पावर चली जाती है, तो वो ऐसे तड़पती है जैसे अपने मछली पानी के बिना होती है। मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, ये इसलिए तड़पते हैं। एक तो इनको कुर्सी का लालच है और एक दूसरी बात जो है, ये इनके जो मिसडीड्स हैं, जिनके जो स्कैंडल्स हैं, वो इतने बड़े हैं कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है
और इस मुल्क, इस रियासत का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। लेकिन इस रियासत के अंदर मिल कर के जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी तहरीक चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोशलिस्ट यूनिटी फोरम भी बनाया है। मैं तो बाकी, मैं यहाँ की सियासत में नहीं, मैं मुल्क के बाकी मामलों में हिस्सा ले रहा हूँ। जैसे एक भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपुल्स फोरम है, जिसमें यह है कि ये तीनों मुल्क एक ही थे और ये एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, ये आपस में बातचीत क्यों नहीं करते, ये आपस में व्यापार क्यों नहीं करते, ये आपस में आना जाना क्यों नहीं शुरू करते, और इस तरीके से इनके अच्छे तल्लुकात हों और ये एक ऐसा इत्तेहाद हो जाएगा कि जिससे चीन को भी खौफ होगा, अमेरिका को भी होगा, रूस को भी होगा, बरतानिया को भी होगा, और इसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। तो एक तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। इसकी 2 मीटिंगें पाकिस्तान में हुई, एक लाहौर में, एक रावलपिंडी में, 2 मीटिंगें बांग्लादेश में हुई, एक ढाका में, एक चिट्टागांग में, और 3 मीटिंगें जम्मू इसमें हिंदुस्तान में हुई, जहाँ एक आगरा में, एक दिल्ली में, एक बम्बई में हुई। और वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, बांग्लादेश के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और पाकिस्तान के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं जो इसमें लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम इसमें मामले में भी काम कर रहे हैं। एक 11 मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ, और वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। कि वैसी जमहूरियत क्यों नहीं यहाँ आई जैसी इंग्लैंड में है, जैसी ऑस्ट्रेलिया में है, जैसी कनाडा में है, जैसे न्यूजीलैंड में है, ऐसी डेमोक्रेसी हमें क्यों नहीं मिली। यहाँ ये ब्लैक मनी और ये फ़िरका परस्ती और ये ज़ात बरादरी और ये गुंडों बदमाशों को और शराबियों के हाथ में ये डेमोक्रेसी चली गई। तो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, ये 11 मुल्क हैं, इसमें श्रीलंका भी है, इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश के अलावा इसमें नेपाल भी है, इसमें बर्मा भी है, इसमें अफ़गानिस्तान भी है, इसमें मंगोलिया भी है। वो भी इसके अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं कि डेमोक्रेसी, सही मायनों में डेमोक्रेसी आई ही नहीं यहाँ। ये तो एक तरह से डेमोक्रेसी के आड़ में एक लूटपाट हो रहा है और मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है, मुल्क की आइंदा नस्लों को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और इसको बचाने के लिए पीपल, ये जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की पीपल्स फोरम है, उसका भी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और प्रेसिडेंट हमारे जो है कलकत्ता से सुभाष चंद्र बोस के पार्टी के हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के मिस्टर वेदव्रत विश्वास, और वो 30 साल से वहाँ मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो प्रेसिडेंट हैं इसके, और वाइस प्रेसिडेंट बांग्लादेश के हैं, वो भी मेंबर पार्लियामेंट हैं। पाकिस्तान का जो है वो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी मेंबर पार्लियामेंट है। तो ये भी, और ये सोशलिस्ट यूनिटी फोरम जो है, जो तमाम पार्टियों को मुत्तहद करने के लिए और जमहूरियत बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसका मैं एडवाइजर कमेटी जो है 5 मेंबरों की, उनका उसका एडवाइजरी कमेटी में मैं उनमें ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और ये छोटी सियासत जो है, रीजनल सियासत या इलाकाई सियासत जो है, इनमें मेरा अब दिलचस्पी कम रही। मैं कहता हूँ बड़े खतरों से मुल्क को बचाओ, डेमोक्रेसी बचेगी तो सब कुछ बचेगा, इंडिपेंडेंस बचेगी तो सब कुछ बचेगा। आपने अभी नाम लिया नेपाल का। नेपाल जो है हमेशा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। तो सुनने में आया था कि नेपाल जो है वो भी आजकल इंडिया को जो है आंखें दिखा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। चीन के इशारे पर चीन जो है वो ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है, चीन ज़्यादा सड़कें बना रहा है, ज़्यादा उनको ज़रूरत को पूरा कर रहा है। और नेपाल के अंदर भी जो है इंडिया के बारे में एक तबका जो है वो बहुत खौफनाक तबका है, और इंडिया को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ में सुधार करे, उन छोटे मुल्कों को मिला करके एक फेडरेशन बनाए। ये जो इन मुल्कों की फेडरेशन हो, जिसका इंटरनेशनल लेवल पर एक विकार हो, जिसकी कुछ आवाज़ में ताकत हो। और ऐसी हालत में 2 ही सूरतें हैं कि या तो इन सबको मुत्तहद होना पड़ेगा या तो इनको मुल्क को बर्बाद करना पड़ेगा।